लिखो। कहने का मतलब है कि when cell is kept, देखो when cell is kept in hypotonic solution, when water moves inside cell, it is called, अगर पानी अंदर चला गया आप इसको क्या कहेंगे? एंडो ऑस्मोसिस तो हो ही रही है, और अंदर चला गया तो क्या कहेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। इफ सेल ड्यू टू, अगर मान लीजिए वाटर इनसाइड होता ड्यू टू स्वेलिंग बस्ट हो जाए, फट ही चला जाए, तब उसे फिर कह देना प्लाज्मोलाइसिस। जिसे आप टर्चर कह रहे हो ना, then it is called प्लाज्मोलाइसिस या टर्चर। अब जरा देखो तुम्हारी बुक में प्लाज्मोलाइसिस वर्ड कहीं दिया हुआ है क्या? इट इज कॉल्ड, तब इसे हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस और टर्चर। सर एंडो ऑस्मोसिस में डबल होता है। एंडो ऑस्मोसिस अंदर जाने को, एक एक्सो ऑस्मोसिस है, एक एंडो ऑस्मोसिस। अब अगला देखो, आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया? नेक्स्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 and 2 देखिए। पेज नंबर 53। पहला क्वेश्चन, how do substance CO2 and water moves in and out of the cell? So CO2 concentration inside cell is more, जैसे अमीबा हो या कोई भी और भी सेल पानी में है तो उसके अंदर क्या चीज ज्यादा होगी? CO2 ज्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा? So it diffuses out. Water moves in or out of the cell by the process of, साची सेंटेंस पूरा करो, by the process of, हाँ बोलो लवनिका, कोई बात नहीं, बोलो रिद्धि, सही है। तो सरल सा सवाल पूछेंगे, अब ऐसा नहीं। ऑस्मोसिस, पानी अंदर या बाहर सेल के जाएगा तो किस वजह से जाएगा? परासरण की वजह से, बाय ऑस्मोसिस। ठीक है। इफ वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इट मूव्स इन, इफ इनसाइड इट इज मोर इट मूव्स आउट। अंदर ज्यादा है तो बाहर चला जाएगा, और बाहर ज्यादा है तो अंदर चला जाएगा। इस तरीके से पानी का मूवमेंट रेगुलेट होगा। सही है। सो इफ water concentration inside cell is more when it moves out, एक्सोऑस्मोसिस करेंगे। इफ आउटसाइड पानी ज्यादा है तो अंदर चला आएगा, अंदर ज्यादा है तो बाहर चला जाएगा। इफ वाटर कंसंट्रेशन outside the cell is more, it moves in। देख लो, अगर पानी अंदर आए तो उसको एंडोऑस्मोसिस कहना, और पानी अगर बाहर निकल जाए तो क्या कहोगे? एक्सोऑस्मोसिस। सही? सर CO2 भी हर बार ज़्यादा होगा।
CO2 हम लोगों की बॉडी में भी CO2 ही ज़्यादा है, तो हम लोग उसे जब ब्रीद आउट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। हम सभी लोग रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ग्लूकोज को तोड़ते हैं। जब भी ग्लूकोज तोड़ा जाता है तो उससे क्या क्या चीज़ बनती, बोलो? C से CO2 बनेगा, और क्या बनेगा बोलो? आपने ग्लूकोज खाया और ऑक्सीजन से सांस ली, तो ये C और O के साथ मिलके क्या बन जाएगा? CO2। और H और O मिलके क्या बन जाएगा? H2O। इसको आपने बाहर निकाल दिया और इसको यूरिनेट कर दिया। बात समझ आई? तो हमने ग्लूकोज खाया, ऑक्सीजन की सांस ली, ऐसा अमीबा भी करेगा। यहाँ से इसने पैरामीशियम खाया और बाहर से क्या चीज़ लिया? ऑक्सीजन। और इसको जो तोड़ने का प्रोसेस है इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ये सब हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा है। ये तोड़ने का काम कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इससे बहुत सारी एनर्जी भी जनरेट होगी 38-80। उस एनर्जी से सारे काम काज हमारे हो रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो सारा काम उसी एनर्जी से तो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हें समझ में आ गया कि अंदर CO2 ज़्यादा होगा, वो बाहर चला जाएगा। और पानी के बारे में कोई निश्चित नहीं, बाहर पानी ज़्यादा है तो अंदर आ गया, एंडोऑस्मोसिस। अंदर ज़्यादा है तो बाहर चला गया। आपकी बुक में दैट इज, अगर लूज हो गया तो प्लाज्मोलाइसिस, ये सलवान में लिखा है, सलवान में प्लाज्मोलाइसिस वर्ड लिखा है, देख लो। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप देखते हैं, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? कौस्तभ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, बताओ? Because it allows something to come inside and disallow something to go out. चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। सोचो कि हम क्लास में बिल्कुल सीधे भोले बन के बैठे रहे, जो सिंपल क्वेश्चन है यही चालाकी, इट इज स्किल कही जाती है आजकल, बेसिक स्किल। तो ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, आपसे पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? हिंदी में ज़्यादा समझ आता होगा, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए। क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा है। हिंदी में बोल देते, इतना क्या सोचते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? as it allows certain materials to pass through it. And disallows other materials to pass through. इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। अब जरा देखो, प्लाज्मोलिसिस की एक बार और डेफिनेशन लिखा दें। इफ सेल लूजेस वाटर एंड श्रिंक्स, और क्या हो जाए? श्रिंक्स, देन ऐसा क्यों हो? ड्यू टू ऑस्मोसिस, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। दिस happens when cell is kept, साची सेंटेंस पूरा करो, cell is kept in आप भी बोलो, रिपीट कर दिए, बोलो, अच्छी बात, आप भी बोलो। हाइपर बोलिए, हाइपर आप
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपने चाशनी में रख दिया सेल को, चाशनी हाइपरटोनिक होती है तो सेल अपना पानी, अंगूर छोड़ देगा पानी, और ऐसे उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस। अब जरा देखिए, आपको पहला काम क्या करना है, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा। विद डायग्राम, जो उसका डायग्राम है सारे बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 1 and 2। Define plasmolysis। क्या पाया जाता है, अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या पाया जाएगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज, देखो इस तरीके की तुमने कभी चीज देखी है प्लांट में जो कहीं उगी हो, ऐसा देखा होगा ना, उगा हुआ देखा कहीं पे पौधों में, तो ये फंगी है। ये चीज क्या कहलाती है, कभी कभी फंगी ब्रेड माउंट पे भी जाती है, जब ब्रेड सड़ जाता है, ग्रीन हो जाता है, या आपका खाना खोलते हो टिफिन तो उसमें फंगस लग जाती है कि नहीं, वो सब भी यही है और ये भी है। तो इसमें भी सेल वॉल है और इसमें भी सेल वॉल है। बताओ अनवी, किसकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है और किसकी सेल वॉल काइटिन की होती है? हाँ, तो उनको स्कूल में पढ़ाया गया, सभी जानते हैं। तो इस प्रेजेंट इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांट में भी सेल वॉल है और फंगी में भी। दोनों की सेल ऐसी ही दिखेंगी। जब तुमसे कहा जाए फंगी की सेल बनाओ तो भी यही बनाना, और प्लांट की बनाओ तो भी, क्योंकि सेल वॉल तो बनानी पड़ेगी कि नहीं। तो इस चीज को क्या कहेंगे, बोलो, सेल वॉल। अगर तुम ऐसे देखोगे तो ये ऐसे दिखेगी, अलग अलग स्ट्रक्चर। हमने वीडियो में नहीं देखा था कल, प्लांट में दिखाया गया, उसके अंदर सेल, ये सेल, इसे क्या कहेंगे, सेल, जो कि यहाँ दिखाई गई। अच्छा, सेल वॉल ऑफ प्लांट is made of
देखो फर्क आ गया ना दोनों में। इनके आप पढ़ाया गया था, बता ले नहीं। हाँ बोलो। एंड सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ काइटिन, वो भी शुगर। अब उनके स्कूल में पढ़ा दिया गया। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का क्या मतलब होता है? कभी तुमने सेलुलोज देखा है? हाँ, ये जो रुई होती है वो 99.9% सेलुलोज। जो हम लोगों के कपड़े हैं ये सब सेलुलोज है। ये जो लकड़ी है ये सेलुलोज है। जिस पेपर पे तुम लिख रही हो वो सेलुलोज है। और इसलिए इस संसार को सेलुलॉइड वर्ल्ड कहा जाता है। जितनी ग्रास है वो 98% सेलुलोज। तो तुम अक्सर ये कहती हो कि गाय घास खाती है, तो ऐसे वैसे बच्चों में तुम कहती हो गाय सेलुलोज खाती होती हो कि नहीं? इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? जितनी भी चीज, जो खीरा कितने परसेंट सेलुलोज? 99। जो तुम पचा नहीं सकती वो सेलुलोज है। अगर तुमको एक हफ्ते तक खीरा दिया जाए, खिलाया जाए, तो क्या होगा? बताओ बताओ। एक हफ्ते तक तुमको खीरा, क्यूकम्बर, यही सब खिलाया जाए, सलाद, तो क्या होगा? मर जाएंगे। क्योंकि वो रफेज है हमारे लिए। वो सिर्फ हमारे पेट को साफ कर सकता है। इसीलिए जब भी तुम रेस्टोरेंट में जाते हो तो कहते हैं आधे घंटे सलाद खाइए, पहले आएगा खाना, सलाद खाओ, पहले सब पूरा रफेज करो। ये चीज़ तो जो हम नहीं और वही चीज कौन पचा लेगा? सेलुलोज कौन पचा पाएगा? खरगोश। आपकी ये जो पूरी फूड ये पाइप है ना, ये 9 मीटर है, और जबकि खरगोश की कितनी है? 50 मीटर। अगर गाय कपड़ा खा रही है सेलुलोज, तो समझ लेना वो उसी कपड़े से दौड़ेगी, भागेगी रात, वो पचाएगी, उसे एनर्जी रहेगी। खाने दो उसको कपड़ा। कागज खाए, कपड़ा खाए, खाने दो। हम लोग नहीं पचा सकते। आप कपड़ा खाओगे, जैसे कभी लोग कागज में रखे थे, बात है, कुछ नहीं होगा उसे, वो पचा ही नहीं पाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? तो बोलो, प्लांट सेल, जितनी घास है ये सब सेलुलोज है। आप अगर कहो कि हम लोग सुनते हैं घास की रोटी खाकर राणा प्रताप जिंदा रहे थे, वास्तव में घास पचा नहीं सके होंगे, कुछ और जरूर खाते होंगे। घास से कोई नहीं जिंदा रह सकता। समझ में आ गई बात? तो एक सेंटेंस बताओ कि जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होगी? या तो ये सेलुलोज की बनी होगी। अच्छा, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। साची, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? बोलो। हाँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली है। ये तो प्रोटीन की बनी हो सकती है और लिपिड की। लेकिन ये जो सेल वाली है किसकी बनी होगी? सेलुलोज की भी हो सकती है, और यह किसकी हो सकती है? काइटिन। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसका भी फार्मूला ग्लूकोज की तरह ही होता है। सही है? सो इन प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। सही है? ये प्लांट ही तो है मैं चाहता हूँ, तो सेलुलोज दिख रहा है, और इसलिए इस संसार को क्या कहते हैं? सेलुलॉइड वर्ल्ड। सही है? एंड इन फंगी भी क्या सेल वॉल किसकी बनी होगी? इज मेड ऑफ। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, अगर प्लांट ने सेल में पानी लूज कर दिया, ये पानी इसने लूज कर दिया और बाहर चला गया, तो क्या सेल सिकुड़ जाएगी? और उस सिकुड़ने वाले प्रोसेस को, श्रिंकिंग को क्या कहोगे? प्लाज्मोलाइसिस। तो ऐसी स्थिति में जो तुम बाहर से लौकी खरीद के लाए हो, कद्दू खरीद के लाए हो, पिचक जाए, उसको शेप में कौन रखता है? सेल वॉल, है कि नहीं? देखो बुक में लिखा है, सेल वॉल में प्लाज्मोलाइसिस वर्ड लिखा है। इफ प्लांट सेल लूजेस वाटर, तो क्या होगा? सेल श्रिंक्स। तो ऐसी स्थिति में सब्जी या फल या फ्रूट तो सब श्रिंक हो जाएंगे। उसको कौन होल्ड करेगा दीवारों के अंदर? सेल वॉल। देखो, if plant cell loses water due to plasmolysis, then its shape is maintained by cell wall.
नहीं तो इतना बड़ा पेड़ है, अगर सब ऐसे झूलने लग जाए तो क्या होगा। अगला देखिए, कभी कभी तुमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग प्लांट को बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं अपने गमले में, पानी बहुत बरस गया तो ऐसे में वाटर इसमें बहुत ज्यादा जाएगा और सेल्फ फूलने लगेगी, उसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस और टर्चर। फट जाता है कि नहीं, फटने नहीं देगा। कभी कभी आपने भी पानी पिया या अभी से पिया, आधा गिलास जाके गमले में डाला है, फिर उसका कहीं वो भी आधा गिलास डाला है, तो पानी सल में बढ़ते बढ़ते फट जाएगी सर। इसको कौन होल्ड रखेगा कि नहीं अब और पानी मत लो? सेल वॉल। सेल वॉल इसको प्लाज्मोलिसिस के केस में भी शेप में रखेगी, और अगर एंडोऑस्मोसिस हो रहा है तो भी फटने नहीं देगी। नहीं तो सेल तो पानी लेती ही रहेगी, एक एक आदमी डालता रहेगा, 10 बच्चे, वो सेल ही फट जाए। तो कौन बचाता है इसको बोलो? इन केस ऑफ एंडोऑस्मोसिस ऑल्सो, ठीक है, सेल इज नॉट अलाउड टू टेक मच वाटर। ओके, ये सब काम चलता है। अब देखिए, ड्यू टू सेल वॉल क्या होता है? जो सेल इज प्रोटेक्टेड, सेल ज्यादा प्रोटेक्टेड है हमसे। ज्यादा कौन प्रोटेक्टेड है? बाहर के पौधे। क्यों पौधे? आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही, फ्लड आ रहा है, स्नोफॉल भी हो रहा है, लेकिन खड़े हैं। कौन उन्हें बचा रहा है? उनमें सेल वॉल है कि नहीं? सेल्स को बचा रही है, तो प्रोटेक्शन भी दे रही है। अगली चीज देखो, न्यूक्लियस। जरा देखें, the most important organelle of cell is nucleus. सेल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। नाउ इट इज सेंट्रली लोकेटेड। बोलो, प्लांट में और एनिमल में से किसमें से ये सेंट्रली लोकेटेड है साची? इट इज, बताइए, लोकेटेड इन एनिमल सेल एंड, और सेंटेंस पूरा करो, एंड अविश पढ़ाया गया होगा। कैसे बता दे रहे हैं कि साइड वाइज लोकेटेड है? हर चीज ये जानते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं सर, लेकिन प्रवृत्ति नहीं है। तो प्लांट सेल में, अब कौस्तव आप बताओ, इसमें सेंट्रली लोकेटेड होगा कि नहीं? साइड, हाँ, क्योंकि प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में ये साइड वाइज लोकेटेड, क्योंकि ये तो सेल वॉल है ना। सेंट्रली, अगर एनिमल सेल होता तो सेल वॉल ना होती, सही कि नहीं? चलो, साइड वाइज लोकेटेड इन प्लांट सेल। अगली चीज, इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये किससे बाउंडेड होगा हमेशा? इट इज बाउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। It is not well defined in न्यूक्लियर रीजन। वेल डिफाइंड नहीं है, किसमें नहीं है? झुक के बैठे तभी नहीं बता पा रहा, झुक के बैठे वैसे कोई बता पाए? वो उसका पूरा स्पाइन इस समय रिस्पॉन्डिंग सिस्टम में नहीं है, तो इसलिए ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अगर हम इरेक्ट बैठेंगे तुरंत कोई बता देगा। इट इज नॉट वेल डिफाइंड इन bacteria, that is prokaryotic, and there it is called
न्यूक्लियोइड। तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं है वहां, एंड फ्रीली फ्लोटिंग। इसमें फ्रीली फ्लोट कर रहा है, बोलो, इन प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया, जैसा अंजलि ने बताया। एंड कॉल्ड, और सब सेंटेंस पूरा करो, और इसे वहां पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, वहां पे बस ये ऐसे तैर रहा है और इसके ऊपर कोई बाउंड भी नहीं है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, एंड कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जबकि इन यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? जो न्यूक्लियस है इज वेल डिफाइंड, और उसके अंदर क्या क्या होगा बोलो? पहली बात, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा। जैसे बाहर साइटोप्लाज्म है तो अंदर क्या होगा? तो अंदर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके सबसे अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस। और क्रोमैटिन तो यहाँ तैर रहे होंगे, सही। तो इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। अच्छा, it contains nucleolus, न्यूक्लियोलस होगा जो क्या बनाता होगा कौस्तभ? which synthesize, बोलो, राइबोसोम। राइबोसोम takes part in synthesis of, ये किसके बनाने में हिस्सा लेते हैं भाई? अगर मान लो राइबोसोम यहाँ से निकल के भागे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैठ जाए तो वो वहां जाके क्या बनाएगा? ये बताओ। प्रोटीन। सही। तो राइबोसोम टेक्स पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। बनाते हैं कि नहीं? ये यहाँ पे बैठ जाएंगे, इससे निकला और क्या बना डाला बोलो? प्रोटीन। देखो इस चीज को, राइबोसोम sits over endoplasmic reticulum and responsible for making protein। आगे देखो, ये जो न्यूक्लियस है कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है जिससे हम लोग का जीन डिसाइड होता हो। जीन का मतलब हमारी फीचर, हमारा सारा फीचर है, हमारी नाक कैसी, आँख कैसी, हमारा सारा फीचर। आपका फीचर आपके आधा मम्मी से मिलता होगा और आधा किससे मिलता होगा? आपके मम्मी या पापा आ जाए पहचान लेंगे, क्योंकि बिल्कुल चेहरे से, या इनके आ जाए सबके जिसके जिससे हम पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्हीं से तो हमने प्रॉपर्टी ली है ना। बोलो, बात समझ आ गई? तो न्यूक्लियस क्या कंटेन कर रहा है बताओ? जेनेटिक मटेरियल। इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ डीएनए। जेनेटिक मटेरियल का दूसरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल, अब जरा सोचो, हमने क्या लिखा है? न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल विच फ्रीली फ्लोट्स इन। ये सेंटेंस पूरा करो, जो किस में फ्लोट कर रहा है? ठीक ठीक बताओ, सरल सा सवाल। प्लाज्मा में फ्लोट करेगा, ये साइटोप्लाज्म में ये सब चीजें फ्लोट करेंगी, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या फ्लोट करेगा? जेनेटिक मटेरियल। सही है। विच फ्लोट्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अच्छा,
जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बताइए? इज लॉन्ग थ्रेड। ये लॉन्ग थ्रेड है, और कैसा लॉन्ग थ्रेड है बोलो? डबल स्ट्रैंडेड, ऐसा डबल स्ट्रैंडेड है। दो धागे हैं आपस में जुड़े हुए, लॉन्ग थ्रेड। इसका भी आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन अभी ऐसे सिंपली दिखा देते हैं कि जैसे एक रस्सी की सीढ़ी हो और उसमें बहुत सारे लकड़ी लगे और उसे मोड़ दो, ऐसा होगा नहीं। सीधी लकड़ी की सीढ़ी हेलीकॉप्टर से नहीं गिरती है, जैसे रस्सी होती है और उसे मोड़ दो तो यही नहीं बन जाएगा। उसमें दो स्टैंड है। कैसे स्टैंड है बोलो? सीधे कर लो तो सीढ़ी नहीं लग रही क्या? तो डबल स्टैंडर्ड यही डीएनए। ये क्या है? डी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इट इज डबल स्टैंडर्ड। और कैसा बताइए? हेलिकल फॉर्म। हेलिक्स जानते हो? स्प्रिंग, हेलिकल फॉर्म। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? इज डबल स्टैंडर्ड लॉन्ग थ्रेड विच इज इन हेलिक्स फॉर्म। कैसे फॉर्म में है? हेलिक्स फॉर्म। उधर भी डीएनए रखा है, देखो बुक दिखा दो। ये है, ठीक है? विच इज in helix form. It is called, इसे क्या कहेंगे? DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो बुक में पढ़ो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहीं लिखा है? इसी से वर्ड लिया है, डी और देखो न्यूक्लिक से एन, डीऑक्सी राइबो को एक माना गया है। डीऑक्सी राइबो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये चीज नहीं तो आदमी का बच्चा बिल्ली पैदा हो। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल और अब नहीं तो रिद्धि की बहन रिया बिल्ली होती, मान लो ये कुछ और होती है, पपी होती है या वो कुछ भी होती है। हम सब लोग अलग अलग होते, पढ़ रहे होते, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई बैल। लेकिन हमको किसने ऐसा बनाया? अपने पेरेंट्स की तरह किसने फीचर दिया? जब पेरेंट्स तुमको देखते होंगे तो खुश होते होंगे क्योंकि तुम उनसे रिजेंबल कर रहे हो। और रिजेंबल ना करें बच्चे हमारे, जब उनको खिलाने चलो तो वो बिल्ली की तरह मुंह नोच लें, तो क्या तुमको प्यार आएगा? तुम उनको पालोगे ही नहीं। तो डीएनए क्या करता है बोलिए? डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, सेंटेंस पूरा करो। DNA is responsible for characters to ट्रांसफर ऑफ transfer. कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए के पास एक कोड होता है, ये वो कोड भेजता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि तुम ऐसा प्रोटीन बनाओ तो जो सेल बनेंगे वो मेरे जैसे होंगे। डीएनए के पास कुछ अलग से नहीं है, जैसे फार्मूला ना हो कोई, सिर्फ फार्मूले की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन सब कुछ फार्मूले सही होता है। तो उसमें एक सीक्रेट कोड है, वो किसके पास है? डीएनए हैज कोड, और ये किसको मैसेज करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा प्रोटीन बनाना तो बिल्कुल सांची मम्मी पापा जैसी दिखेगी। ये कोड किसके पास है? डीएनए हैज कोड, ठीक है, किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के निर्माण के लिए या संश्लेषण के लिए किसके पास कोड है? डीएनए। सही? वैसे तो हमने लिख दिया है और इसके पास कोड है। लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो आपकी बॉडी में एक बहुत लंबा डीएनए हो
जिससे हमारी बॉडी में एक फीचर डिटरमाइन हो, उसे कर रहे हैं। हाँ। ये देखो, ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस मान लो इतना बड़ा थोड़ी देखिए, और इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और ये उलझा हुआ भी हो सकता है लेकिन ये बहुत बड़ा है। अच्छा, ये दोनों हेलिकल है, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर जिससे कि हमारी बॉडी में या हमारे चेहरे पे किसी की नाक कॉनकेव होती है और किसी की पकौड़े जैसी। तो अब जरा देखो, कॉनकेव होगी या कॉन्वेक्स होगी, एक फीचर ये कौन डिटरमाइन करता है? लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन वन फीचर। हमारे चेहरे पर ही 50,000 फीचर, एक दो नहीं है, उसके अलावा भी छोटे छोटे डिटेल हैं। बॉडी में ही 50,000 से ऊपर फीचर, उनको कौन डिटरमाइन करता है? दीज ऑल फीचर्स आर कंट्रोल्ड बाई जीन। उतनी जीन है। कोई कहते भाई तुम ऐसे क्या दिखते हो, तो हमारा तो भाई जीन ही ऐसा है, कॉस्मेटिक लगा के क्या करोगे, सर्जरी करके प्लास्टिक सर्जरी, तो जीन में है सब। पूरी जब हमारे घर बारात चलती सबकी नाक ऐसी है, देख लो जाके, होता है कि नहीं? तो लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डिटरमाइंस वन फीचर या विच कंट्रोल्स वन फीचर, इट इज कॉल्ड जीन। है पूरा ये डीएनए ही है, लेकिन जितने से ये एक जीन हो गया, ये दूसरा जीन हो गया, क्योंकि इसने नाक का फीचर डिटरमाइन कर लिया और इसने तुम्हारे कान का कि भाई ये अटैच्ड होगी, किसी किसी की हैंग होती है और किसी की अटैच्ड होती है। उसी डीएनए में दो जीन भी हो सकते हैं, सही है? लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए which determines one feature, determine भी तुम्हें अच्छा ना लगे तो controls लिख लो, one feature in us is called gene। और इसीलिए कॉस्ट ऑफ डीएनए को और क्या कहा जाता है? Hence इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। जिसमें जीन हो उस मटेरियल को क्या कहोगे? जिसमें फाइबर हो उसे फैब्रिक मटेरियल कहेंगे, जिसमें जीन हो तो जेनेटिक। हेंस डीएनए का दूसरा नाम क्या है? इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। If DNA strand is entangled, मान लो ये उलझा हुआ ही है, तब इसे क्या कहेंगे? उलझा ही रहे पूरे में, ऐसे पूरे में उलझा। When genetic material is entangled, it is called, इंटेंगल्ड का मतलब होता है उलझा, इट इज कॉल्ड क्रोमैटिक। व्हेन जेनेटिक मटेरियल इज कंडेंस्ड, पास आ जाए तो वो एक्स के शेप में हो जाएगा, फिर क्या करना है? जब सेल डिवाइड होने वाली होगी तभी ये कंडेंस होता है, अदरवाइज उलझा ही रहता है। अभी हम लोग लास्ट में डिवीजन ऑफ सेल भी पढ़ेंगे, तब प्रूव होगा, ठीक है? व्हेन जेनेटिक मटेरियल इज कंडेंस्ड, इट टेक्स फॉर्म ऑफ, ये ऐसा फॉर्म ले लेगा, ऐसा इसका फॉर्म, फिर बाद में डबल भी हो जाएगा, ऐसा रहेगा बंडल कॉल्ड क्रोमोसोम। दिस टेक्स प्लेस, क्रोमोसोम कब अपीयर होता है? बिफोर सेल डिवीजन।
सेल भी तो डिवाइड होके कई सेल बनाती है। आपको न्यूक्लियस के ऊपर नोट लिखना है, इसमें से 7 सेंटेंस है, हर एक के 2-3 वर्ड में छोड़ दूंगा, सेंटेंस तुम्हें पूरा करना होगा। समझ में आया? हिंट लिख लीजिए। हाँ, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। देखो ये लिख लो, यहीं पे लिख लो, पहले सेंटेंस में लिख लो, इसे क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। अब देखिए यही 7 पॉइंट्स लिख दो, कंप्लीट कर दो। न्यूक्लियस पे ही लिखो। लिख दो जो भी है लिख दो। देखो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 9 लिखो।